हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी वैकेंसीज के लिए वो बहुत ही एक की साबित हो सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मोटिवेशन लाइन के साथ अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और विशेष तौर से हमारा जो आज का करंट अफेयर रहेगा वो भारत की स्वतंत्रता को लेकर रहेगा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ और आज कौन सा स्वतंत्र दिवस हम कल मनाएंगे। इसी बात को लेकर आज हमारा पॉइंट रहेगा, आज हमारी क्लास रहेगी मोटिवेशन लाइन में। मैदान में हारा हुआ इंसान, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। इस बात को भी ध्यान रहे कि हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना है कि मैदान में अगर हार जाओ, अगर कोई एग्जाम क्रैक हो तो कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है हमें इससे भी बेहतर लिखा हो, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार जाता है तो उसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि भारत की स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है और इसके पीछे मनाने का कौन सा उद्देश्य है और हम कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। कई व्यक्तियों को, कई स्टूडेंट को ये भी नॉलेज नहीं है कि 15 अगस्त 2024 को भारत कौन सा स्वतंत्र दिवस मना रहा है। तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। कब बनाते हैं? 15 अगस्त को। भारत स्वतंत्र कब हुआ इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ वो हुआ स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को है, जो हमारा देश आजाद हुआ। और हमारे देश में आजादी से लगाकर आज तक प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बात का ध्यान रहे। और इस बार कौन सा है? तो इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जो हमारा देश खुशी से भरा देश है। और हम कल 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और भारत कब गुलाम हुआ, कैसे गुलाम हुआ, उनके बारे में हम आज विशेष तौर से चर्चा करेंगे कि भारत का इतिहास कहां से रहा है, गुलामी की जकड़ों से भारत कब धीरे धीरे गुलाम होने लगा। तो हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम इसी सीरीज से लेकर आए हैं कि हमारा देश गुलाम के चक्कर में कब आने लगा। तो भारत की गुलामी के दौर, कि भारत ने कौन कौन सी गुलामी झेली है और भारत को मुगलों ने, मुस्लिम शासकों ने बहुत सारे भारत को गुलाम बनाने के लिए कब से प्रयत्न करना शुरू किया गया है। तो भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था ना, वो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वो हुआ था मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। इस बात को भी ध्यान रहे। और मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में कब हुआ था? तो ये हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी के अंदर भारत में प्रथम मुगल आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान दीजिए। और उसके बाद भारत में दूसरी बार आक्रमण कब हुआ? तो भारत में दूसरी बार हुआ और वो हुआ मोहम्मद गजनवी के समय। किसके द्वारा आक्रमण किया गया? मोहम्मद गजनवी के द्वारा है भारत में दूसरी बार आक्रमण किया गया। क्योंकि प्रथम बार तो आक्रमण किया किसने? मोहम्मद कासिम ने। और दूसरी बार भारत को गुलाम बनाने की ट्राई की गई और वो की गई मोहम्मद गजनवी ने। और इसने कब की गई? 1001 ईस्वी को। और इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए।
कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए हैं। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। और उसके बाद आया है तीसरे नंबर पर भारत पर अगर किसी ने गुलाम बनाने की ट्राई की तो वो की मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी ने कब? 1175 के अंदर प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया और इसने भारत को गुलाम बनाने का ट्राई किया, क्योंकि प्रथम बार इसने गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण किया और भारत को गुलाम बनाने का इन्होंने बहुत ही बड़ी साजिश रखी थी। क्योंकि मैं इनका इतिहास बताऊंगा कि भारत ने कब कब गुलामी की दास्तां को झेलने का। प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था जो किसके नेतृत्व में? मोहम्मद कासिम के, दूसरा मोहम्मद गजनवी के और तीसरा मोहम्मद गोरी के। और मोहम्मद कासिम ने कब किया था? 712 में। और मोहम्मद गजनवी ने कब किया था? 1001 ईस्वी में। और मोहम्मद गोरी ने कब किया था? 1175 ईस्वी में। और उसके बाद देखो अगला स्टेप, उसके बाद भारत में किया हुआ देखो। उसके बाद भारत में आया दिल्ली सल्तनत। कौन सा है? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इस बात को ध्यान रहे, 1200, 1300, 1400 और 1526 तक है, करीबन 350 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो फर्स्ट कौन सा वंश था? और वो फर्स्ट वंश था गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर पर था खिलजी वंश। तीसरे नंबर पर दिल्ली सल्तनत पर किसने आक्रमण किया? तो उन्होंने किया तुगलक वंश। और जो 4th नंबर पर दिल्ली पर आक्रमण किया और उन्होंने किया सैयद वंश। और जो 5वें नंबर पर दिल्ली पर आक्रमण किया और वो किया लोधी वंश। तो भारत को गुलामों की ओर बढ़ाने के लिए, गुलामों की जंजीरों में बांधने के लिए दिल्ली सल्तनत पर लगातार आक्रमण हुए। कब हुए? सबसे पहले गुलाम वंश ने। और गुलाम वंश का शासनकाल रहा है, वो रहा है 1206 से लगाकर 1290 तक। से कब तक रहा? 1290 तक है जो गुलाम वंश का शासन रहा दिल्ली पर। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो, और उसके बाद खिलजी वंश का कब रहा? खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से लगाकर 1320 तक है जो खिलजी वंश का। कब से रहा? 1290 से लगाकर 1320 तक है खिलजी वंश का शासन रहा। और उसके बाद तुगलक वंश 1320 से लगाकर 1414 तक है जो तुगलक वंश का शासन रहा। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद सैयद वंश, तो सैयद वंश है 1414 से लगाकर 1451 तक है जो सैयद वंश का शासन रहा। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद लोधी है, और लोधी है जो 1454 से लगाकर 1526 तक है जिन्होंने इन पर भारत पर है जो शासन किया, राज किया। इस बात का भी ध्यान रहे। तो सबसे पहले कौन सा? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर लगातार रहे और इन्होंने एक दूसरे को, भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध के रखा। और उसके बाद अगला कदम, अगला क्या है भारत को गुलाम बनाने वाला? और वो है मुगल शासक। वो कौन है? मुगलों ने भारत पर जबरदस्त आक्रमण किए। उन्होंने आगे से आगे भारत को गुलाम बनाने का ट्राई करते रहे। और देखो प्रथम, उसके बाद आगे मुगल। कौन आगे? मुगल। और मुगलों के अंदर सबसे पहले आया बाबर। सबसे पहले कौन आया? बाबर। प्रथम मुगल जो वंश का शासक था वो बाबर था। और बाबर ने भारत को गुलाम बनाने के लिए 1526 में भारत को विजयी बनाया। उसने अपने जंजीरों में बांध के रखा। और उसके बाद जो मुगल जो शासक, अंतिम मुगल शासक था
जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। और इसका शासन है जो 1857 तक रहा, और 1857 के बाद भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा। क्यों? कब से? मुगलों ने कब तक शासन किया? मुगलों ने 1526 से लगाकर 1857 तक है जिन्होंने मुगलों ने भारत पर शासन किया। और उसके बाद देखो, उससे पहले ही अंग्रेजों की भारत में एंट्री हो जाती है। इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और एक अंग्रेजों का राजा आता है जिसका शासनकाल आप देखोगे ना, तो अंग्रेजों का दौर भी भारत के अंदर शुरू होता है। और अंग्रेजों का दौर भारत में कब शुरू होता है, इस बात का भी ध्यान रहे, जहांगीर के समय। अंग्रेजों का दौर कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने का कब से प्रयास किया, और वो किस तरह से धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाने का प्रयास किया, और किनका उनका क्या उद्देश्य था, इस बात को भी ध्यान रहे। जहांगीर के समय एक वहां का राजा आता है। किसके समय आता है? जहांगीर के समय। और वहां का राजा कौन है? और वो है थॉमस रो। कौन आता है? थॉमस रो आता है, जहांगीर के पास आता है। और ये कब आता है? ये आता है 1615 ईस्वी के अंदर। और ये 1615 ईस्वी के अंदर जहांगीर के पास आता है, और वो ये क्या कहता है कि हमें व्यापार करने की अनुमति दो। व्यापार करने की क्या दो? अनुमति दो। और ये व्यापार करने की अनुमति मांगता है। किससे मांगता है? जहांगीर से मांगता है। कब मांगता है? 1615 के अंदर मांगता है। और वहीं से इन्होंने धीरे धीरे जो अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। इस बात का ध्यान रहे, कई लोग कहते हैं ना कि भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में भी हुई, लेकिन वो भारत में नहीं हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के अंदर हुई थी 1600 में। इस बात का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी, और भारत को पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बना। कब बना? तो भारत है जो पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम कब बना? जब 1857 की क्रांति के अंदर, और हम हार गए। और उसी हार की वजह से भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। भारत अंग्रेजों का क्या बना? गुलाम। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन बन गए सिकंदर। इनका उद्देश्य यही रहा। और उसके बाद देखो, और क्या है कि भारत की स्वतंत्रता का दौर शुरू होता है। बहुत सारे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अथक प्रयास किया। और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता का दौर। तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय बहुत सारे जो हमारे देश के नेताओं ने, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, और हमारे देश के वीर योद्धाओं ने बहुत सारे प्रयास किए। भगत सिंह से लगाकर महात्मा गांधी से लगाकर सुभाष चंद्र बोस से लगाकर बहुत बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने भारत को आजाद करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और इसी के साथ इन्होंने 19 दिसंबर कब? 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की। स्वराज की क्या की थी? मांग। इस बात का भी ध्यान रहे कि भारत का सबसे प्रथम यही दौर था जिन्होंने भारत को, पहले तो 1857 की क्रांति में हम आजाद हो जाते, लेकिन हमारे बीच में ही बहुत सारी आपसी मतभेद थे। बहुत सारे जमींदारों ने, बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, बहुत सारी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए हम आजाद नहीं हो सके। इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन जो हमने प्रथम बार स्वतंत्रता की मांग की थी, और वो की थी लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग। और इसी के साथ हमारा जो
स्वतंत्रता का दौर और भी उगर हुआ। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, ये भी आपकी ज्ञान में होना चाहिए। और उसके बाद क्या कहता है, एक ब्रिटिश संसद के अंदर एक अधिवेशन आता है। कहां पर आता है, ब्रिटिश संसद में, और वो आता है भारत की स्वतंत्रता को लेकर। किसकी स्वतंत्रता को लेकर आता है, भारत की स्वतंत्रता को लेकर एक अधिवेशन आता है। और वो कब आता है, जुलाई 1946 में आता है। और इनका दौर शुरू होता है। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और वो कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वो थे क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली ने ये प्रस्ताव रखा, और उसी के साथ भारत है जो 15 अगस्त 1947 को भारत है जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, वो था क्लेमेंट एटली। कौन था, क्लेमेंट एटली था, जो भारत का जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और एक बात और देखो, और उसके बाद स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता तो भारत को मिल गई 14 रात्रि की मध्य रात्रि, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को। लेकिन भारत एक नहीं, भारत के 2 टुकड़े किए गए, इस बात का भी ध्यान रहे। और 14 अगस्त की मध्य रात्रि को 2 देशों का निर्माण हुआ। एक देश था भारत और दूसरा देश था पाकिस्तान। कौन सा देश था, एक देश था भारत और दूसरा देश था पाकिस्तान। और भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को मनाता है, इस बात का भी ध्यान रहे। और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस है वह 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात का भी आपका नॉलेज होना चाहिए कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन 2, कि हाल ही में चर्चा में रही किस बैलिस्टिक मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के लिए भारतीय नौसेना में और अपने समुद्री अभ्यास को बढ़ाने के लिए, भारत की समुद्री ताकत को और उच्च गति प्रदान करने के लिए और भारत की सरकार ने बहुत ज्यादा मिसाइलों का INS जो पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, ताकि हमारी और भी पावर है जो हमारी शक्ति नौसेना की है मजबूत हो। इस बात का भी ध्यान रहे। और इसके लिए INS अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है। जो उनका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल जैसे ही 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। INS जो बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई मिसाइल है, इस बात का भी ध्यान रहे। और इस मिसाइल को कोई भी रडार भी नहीं भेद सकती, इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मिसाइल है। और उसके बाद एक बहुत ज्यादा नोट करने लायक चीज है
कि भारत ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी। कि भारत सरकार ने बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त 6 पनडुब्बी बनाने की और मंजूरी दे दी है, ताकि हमारे देश और भी मजबूत हो और इनके लिए करीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे पनडुब्बी को बनाने के लिए करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इसको बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। और इसके बाद भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और वो अगला क्वेश्चन क्या है और वो बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप है, जो किस देश के अंदर है, जिन्होंने पूरे देश के लिए तख्ता पलट का विषय बना लिया है, जिसका नाम है सेंट मार्टिन द्वीप है। और ये सेंट मार्टिन द्वीप है वो है बांग्लादेश में स्थित, और बांग्लादेश के लिए बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये द्वीप। इस बात का ध्यान रहे, जिसका नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। और इस द्वीप की सीमाएं है ना बहुत सारे देशों से लगती है, इस बात का भी आपका नॉलेज होना चाहिए कि इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। दूसरी बात भारत से, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात ये बांग्लादेश के लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों देशों पर है, इस द्वीप के माध्यम से नजर रखी जा सकती है, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस महाद्वीप में है, तो ये अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर है, महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए है। कई बार म्यांमार ने इस पर दावा कर चुका है, लेकिन ये आखिरी तौर पर बांग्लादेश के पास ही है। और इन्हीं की वजह से और अमेरिका का दबाव रहा है इन पर अधिग्रहण करने के लिए। इससे पहले जो बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, इससे पहले इनका दावा पाकिस्तान इन पर दावा कर रहा था। और वर्तमान में ये किस देश में स्थित है, और ये है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मोहम्मद यूनुस है, जो यूनुस खान है, जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात का ध्यान रहे। क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और वो इस्तीफा देकर भारत की शरण में आ गई है। और वो भारत देश उनके लिए हमेशा शरण का देश रहा है, इस बात का ध्यान रहे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।